नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख करके आप लोग जान ही गए हैं कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिल्क रूट। जी हां, रेशम मार्ग, जिससे कभी होकर के रेशम का निर्यात हुआ करता था चीन देश से अन्य मतलब कि पश्चिमी एशिया और यूरोप महाद्वीप के देशों में। जैसा कि वैश्वीकरण के बारे में सभी लोगों ने सुन रखा है, जिसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, पूरे विश्व का एक छोटे से गांव में तब्दील हो जाना, जिसमें विभिन्न माध्यमों से नज़दीकियां जो हैं बढ़ जाती हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। जी हाँ, और बीमारियों का भी आदान प्रदान होता है, और साहित्य का, संस्कृति का, है ना। तो हर प्रकार से पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जल मार्गों ने और स्थल मार्गों ने। तो स्थल मार्ग में जो सिल्क रूट आता है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, मतलब कि टॉपिक है, जो कि अधिकतर परीक्षाओं में जो है एग्जाम्स वगैरह में कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो आपका दिख रहा है, ये पूरा यहाँ तक जो है एशिया जो है कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये रेड सी है, ये अरेबियन सी है, ओके। और ये बे ऑफ बंगाल, ये इंडियन ओशियन है यहाँ पर, ठीक। अब जो सिल्क रूट था, ये चाइना से ये मतलब कि शुरू होता था, और इसकी बहुत सारी शाखाएं भी निकली हुई थी। जैसा कि आप देख सकते हो, ये भारत के पूर्वी भाग का है। उसके बाद जब ये आगे बढ़ता था, तो ये पामीर के पठार के उत्तर में होते हुए आगे बढ़ता था, और पर्शिया के भाग से होकर के गुजरता था। पर्शिया कहें तो ईरान जिसको हम कहते हैं। और ये कैस्पियन सागर आपको दिख रहा है, ये कैस्पियन सागर है, लिख देते हैं, ये कैस्पियन सागर है, ठीक है। तो उसके दक्षिण से होकर के ये मार्ग निकलता था, और इराक यहाँ मतलब मेसोपोटामिया से होते हुए इधर अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो सीरिया है, और आगे बढ़ते हुए ये तुर्की देश से होते हुए इस भूभाग तक आता था। और इसके अलावा जल मार्ग से भी ये स्थल मार्ग जुड़ा हुआ था। और इस भाग में आप देख रहे हो जो है इटली देश है, यहाँ तक जो है रेशम का निर्यात होता था। कहाँ से? चाइना देश से। तो चीन से रेशम जाता था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया था रेशम मार्ग। कोई मतलब कि रेशम तो जाता ही था, लेकिन अन्य वस्तुओं का भी निर्यात होता था। और यूरोप महाद्वीप से क्या आता था, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और भारत से कौन कौन सी चीजें इस मार्ग से होकर के जाया करती थी। जैसा कि मैंने यहाँ कुछ फैक्ट्स जो है नोट डाउन कर रखे हैं, आप भी नोट डाउन कर लेंगे। प्राचीन एवं मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का ये एक समूह था, जिससे एशिया, यूरोप और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। जिससे एशिया, यूरोप और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे इस मार्ग के द्वारा, क्योंकि इसकी बहुत सारी जो है शाखाएं जो है निकली हुई थी, ठीक। तो इसके बाद जो दूसरा फैक्ट है इसमें, जैसा कि आप देख रहे हो, रेशम मार्ग का जो जमीनी हिस्सा जो ये भूभाग दिख रहा है, क्योंकि जल मार्ग से भी जुड़ा हुआ था जो है रेशम मार्ग, ठीक। जैसे जल मार्ग की बात करें तो ऐसे करके जाता था, फिर ऐसे करके यहाँ से फिर भूभाग एक आता था, फिर ऐसे करके ये आपस में जुड़ जाता था, ठीक है। तो इसीलिए बात कर रहा कि अगर केवल भूभाग पर देखा जाए तो इस हिसाब से इसकी जो लंबाई थी वो 6500 किलोमीटर थी रेशम मार्ग की, ठीक। अब चीन, भारत, मिस्र, ईरान, अरब और प्राचीन रोम की महान सभ्यताओं के विकास पर भी इसका जो है इस रेशम मार्ग का गहरा असर पड़ा, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होता है, लोगों का आवागमन होता है, लोग एक दूसरे की संस्कृति और कल्चर को समझते हैं और जानते हैं, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहा है, मिस्र माने कहें तो इस भाग में पड़ता है, मिस्र पड़ता है, जिसको हम इजिप्ट भी कहते हैं। और जो ईरान नाम आया वो पर्शिया, तो आप देख ही रहे हो, अरब देश पूरे इस भाग में, ठीक। और प्राचीन रोमन एम्पायर जैसा कि था, तो रोम सबसे विशाल साम्राज्य था, इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं होली रोमन एम्पायर, ओके, पवित्र रोमन साम्राज्य। तो इस प्रकार से ये व्यापार होता था। अब चीन देश से रेशम जाता था, चाय जाती थी, जैसा कि सभी जानते हैं चाय का उत्पादन मतलब कि बृहद पैमाने पर होता है। और इसके अलावा
चीनी मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से जाते थे इस रेशम मार्ग से। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा रेशम जाता था इसलिए। और ये भी था कि ये जो मार्ग था वो उतना सुरक्षित भी नहीं था, क्योंकि पहले जमाने की बात है, पहले समय की बात है, लुटेरे भी बीच बीच में मिला करते थे, तो लोग काफिलों के रूप में चलते थे, ग्रुप में। तो आपने देखा कि चीन वाले क्या यहाँ से भेजते थे, भारत वाले यहाँ से क्या भेजते थे, क्योंकि इसकी एक शाखा यहाँ से भी निकलती थी उत्तर पश्चिमी जो है भारत से। तो भारत से क्या जाता था, मसाले जाते थे, मसाला, ओके, हाथीदार और कपड़ा जाता था, यानी कि सूती कपड़े, कॉटन। इसके अलावा काली मिर्च जो है सभी जानते हैं, जिसको यवन प्रिय भी कहा गया है, तो इसका भी जो है बड़े पैमाने पर भारत से निर्यात होता था इस रेशम मार्ग से होकर के। इसके अलावा कीमती पत्थर भी जाते थे इस रेशम मार्ग से होकर के। आपको बता दूं कि जो कुषाण वंश था और जो था कनिष्क, उसके समय में रेशम मार्ग को कनिष्क जो है कुषाण शासकों ने इस सिल्क रूट को अपने कब्जे में कर लिया था, उस पर भी अपना अधिकार जमा लिया था, जो कि एक बड़ी उपलब्धि थी कुषाण शासकों ने। अब रोम से क्या आता था इस निर्यात के बदले में? रोम से आता था सोना, चांदी, शीशे की वस्तुएं, शराब और कालीन आती थी। सबसे ज्यादा गोल्ड आता था, हमारे देश से वस्तुएं जाती थी, और सोना यूरोप महाद्वीप के देशों से हमारे यहाँ आता था। इसीलिए कई लोग दुख भी व्यक्त करते थे कि अगर ऐसे ही रहा तो पूरे जो है यूरोप का सोना भारत चला जाएगा। ऐसी भी कहावतें सुनने को मिलती हैं, यानी कि रोम का जितना भी गोल्ड है, सोना है, सब भारत जा रहा है व्यापार की वजह से, है ना। क्योंकि जो रोम था वो इन वस्तुओं को मंगाता था, तो इसके एवज में ये सोना देता था, चांदी देता था। तो इस प्रकार से इस रेशम मार्ग ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन तीनों महाद्वीपों को आपस में जोड़ने में, जैसे एशिया, अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक, तो ये था आज का टॉपिक मेरा, सिल्क रूट। ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।